अस्सलाम व्यूवर्स, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद अहमद और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं डॉक्टर अहमद व्लॉग्स। नाज़रीन, एक और व्लॉग में आपको खुशामदीद कहता हूं। जिस तरह गैर आइनी तरमीम को पास हुए 2 दिन हो गए हैं, तो जिस तरह वो होता है ना कि एक कोई सिलाब वगैरह, अल्लाह माफ़ करे, कोई ज़लज़ला आता है तो उसके आफ्टर शॉक्स महसूस होते रहते हैं। उसी तरह इस गैर आइनी तरमीम के भी आफ्टर शॉक्स रिजल्ट्स आना शुरू हो गए हैं। नाज़रीन, जो सबसे अहम मामला था वो था चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तैनाती। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तैनाती में 3 जजेस थे। सबसे जो सीनियर थे वो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब थे, उनके बाद जो थे वो चीफ जस्टिस मुनीब अख्तर साहब थे, और उसके बाद जो तीसरे नंबर पर चीफ जस्टिस के उम्मीदवार थे वो थे जस्टिस याह्या अफरीदी साहब। नाजरीन, अब हुकूमत को, इंपोर्टेड हुकूमत को पता था इस बात का कि अगर चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह साहब आते हैं तो इस इंपोर्टेड हुकूमत का खात्मा हो जाएगा। वो इसलिए क्योंकि जैसे ही चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने आना था, उनको ये डर था कि अगर चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने 2024 इलेक्शन का ऑडिट करा लिया तो पहले दिन ही फार्म 47 की जो प्रोडक्शन थी, ये हुकूमत वो खत्म हो जाएगी। दूसरे थी चीफ जस्टिस मुनीब अख्तर साहब थे, वो भी यही करते हैं। और जो तीसरे थे जस्टिस याह्या अफरीदी साहब, तो वो तो अभी शायद आए हैं। उम्मीद करते हैं हम कि इंशाल्लाह वो भी काजी फैज ईसा की तरह नहीं होंगे। नाजरीन, हुकूमत ने एक और जो था गैर आइनी, जिसके लिए गैर आइनी तरमीम की थी, वो अपना काम जो था, पहला जो अपना काम था वो सर अंजाम दे दिया है। यानी कि सीनियरिटी के लिहाज से जो पहले नंबर पर थे जस्टिस मंसूर अली शाह, उसके बाद जस्टिस मुनीब अख्तर, और अब हैं जी जस्टिस याह्या अफरीदी, उन दोनों ऊपर वालों को छोड़ के तीसरे नंबर वाले जस्टिस याह्या अफरीदी को पाकिस्तान के नए चीफ जस्टिस का जो ओहदा है वो मिल गया है। नाज़रीन, चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी के अभी 10 साल रहते थे, लेकिन वो पावर, वो अथॉरिटी, ज़ाहिर सी बात है उसको कोई डिनाई नहीं करना चाहता। जिसको भी मिलती है वो लेने की कोशिश करता है। तो उन्होंने बजाय कि इस चीज़ को वो रिस्पेक्ट करते हैं चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी साहब कि उनसे ऊपर 2 सीनियर जजेस हैं, जस्टिस मुनीब अख्तर, और पहले नंबर पर जो है वो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब है, उनका हक था, लेकिन उन्होंने इस चीज़ को बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं किया और वो ओहदा एक्सेप्ट कर लिया। और ये बहुत ही गैर आइनी, ये जमहूरियत पे हमला था, क्योंकि हुकूमत हमेशा से अपने जो काले करतूत है उसको उनको उसकी प्रोटेक्शन चाहिए थी, और वो उसी के लिए उन्होंने तरमीम की गैर आइनी, और वो उसी के लिए अमल पैरा भी हैं। नाजरीन, जो इसमें सबसे बड़ी एक बात थी वो थी मौलाना फजलुर रहमान साहब की। एक आलिम दीन हो के उन्होंने जो बार बार ये कहते थे कि हमने काले सांप के दांत तोड़ दिए हैं, और काले सांप के दांत कैसे तोड़े मैं उसकी जरा बता दूं। एक दिन तरमीम पास हुई, अगले दिन जो असद महमूद साहब हैं, मौलाना फजलुर रहमान साहब के बेटे, उनको गवर्नर के पी बना दिया गया। साथ में जो मौलाना फजलुर रहमान साहब के समधी थे, उनको वजीर आजम शहबाज शरीफ ने अपना मुशीर बना लिया। ये थे काले सांप के दांत तोड़ना। मौलाना फजलुर रहमान साहब बड़ी खुशी से कह रहे थे कि जी हमने ये कर दिया, वो कर दिया, और बिलावल तकरीरों में कह रहा था कि जी ये जो इसमें जो इस तरमीम है, इसमें जितने नुकात हैं वो सबसे ज्यादा मेरे यानी कि पीपल्स पार्टी और फजलुर रहमान यानी कि JUIF के हैं। ये थी फजलुर रहमान साहब की जो पॉलिटिक्स वो पीछे 15-20 साल से करते आ रहे हैं। इनके जो वालिद साहब थे मौलाना मुफ्ती महमूद साहब, उनका भी यही वतीरा था। उन्होंने भी हमेशा चोरों को प्रोटेक्ट किया है, और फजलुर रहमान साहब ने भी उसी तरह उसी को दोहराते हुए इन्हीं को प्रोटेक्ट किया है। और ये बड़ी शॉकिंग बात थी। नाज़रीन, एक और जो बहुत शौक बात थी मेरे लिए कि पाकिस्तान के नामवर जाने माने स्कॉलर मुफ्ती तकी उस्मानी साहब ने मौलाना फजलुर रहमान साहब को इस तरमीम में हुकूमत का साथ देने के लिए कहा है। आप इस चीज का अंदाजा लगाएं, एक बंदे को गिराने के लिए, आप इस चीज को नाज़रीन आप खुद इस सेंस को यूज करें और सोचें कि एक बंदे के लिए आप इमरान खान साहब का जो लेवल है ना, वो आप यहीं से चेक कर लें कि जाहिर सी बात है बंदे में कुछ तो है कि मौलवी अपने दीन का चूरन बेचना बंद हो गया, सहाफ़ी अपने सहाफत का जो दुकान थी वो बेचना उसे बंद हो गई, जो हुकूमत थी उससे अपने प्रोपेगेंडे बंद हो गए, जो जुडिशरी थी उसके अपने जो लॉज थे, जो आइन थे, उसको जो थी वो प्रमोट करना उसको खत्म कर दिया, सिर्फ एक बंदे को गिराने के लिए। पुलिस जो थी उसने अपना मोराल खत्म कर लिया एक बंदे को गिराने के लिए। स्टैब्लिशमेंट ने ऐसे चले हुए मैं कारतूस कहूंगा इनको, वो फिर चाहे मौलाना फजलुर रहमान साहब हैं, जरदारी साहब हैं, बिलावल साहब हैं, मरियम बीबी हैं, या फिर नवाज शरीफ या फिर शहबाज शरीफ हैं। जाहिर सी बात है कुछ तो लेवल है। एक बंदे को गिराने के लिए पूरा सिस्टम नंगा हुआ है, अपने लेवल से गिरा है। हमेशा से यही चला आ रहा होता था कि आते थे स्टैब्लिशमेंट, 1-2 बूट नीचे मारते थे, ये सारे पॉलिटिशियन भाग जाते थे, कोई लंदन, कोई दुबई, कोई कहां तो कोई कहां। लेकिन इस बार गलत हुआ, इस बार स्टैब्लिशमेंट ने एक गलत बंदे से पंगा लिया। खान साहब तो अब भी कहते हैं, इमरान खान साहब, कि मेरा मरना जीना पाकिस्तान में ही है, मैं नहीं जाऊंगा छोड़ के, मेरा मुल्क है। वो जा ही नहीं रहा, और ये चीज स्टैब्लिशमेंट को नहीं पसंद। उन्होंने लोटे खरीदे, वो सब कुछ किया। और फिर तहरीक इंसाफ वाले तो माशाल्लाह थे जो लोटे बने हैं। एक बात तो आपको व्यूवर्स, मैं अपने व्यूवर्स को बताना चाहता हूं, लोटा करेसी के लिए, जमीर फरोशी के लिए, अपना जमीर बेचने के लिए नसब या नस्ल की जरूरत नहीं होती, वो खुद की सोच होती है। अब इसकी मैं मिसाल दे रहा हूं आपको 2 बंदों की। एक है ज़ैन कुरैशी,
جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے نائب کیپٹن جناب شاہ محمود قریشی صاحب کے بیٹے. باپ تقریباً 1 سال سے وہ بندہ جیل میں بند ہے. شاہ محمود قریشی صاحب لوگوں کو یہ پروف دینے کے لیے کہ میں عمران خان کا وفادار ہوں, اور بیٹے نے ضمیر بیچ دیا. اب کیا کریں گی محترمہ مہربانو قریشی صاحبہ جو ان کی بہن ہے, اور وہ جو تھے شاہ محمود قریشی صاحب, وہ اب ان کو تو اگلی ساری زندگی اپنے بیٹے کو, اپنے ضمیر فروش بیٹے کو پروٹیکٹ کرنے میں لگ جائے گی, ان لوگوں کو دلیلیں دینے میں لگ جائیں گی کہ میرا بیٹا ضمیر فروش نہیں ہے. شرم آنی چاہیے تھی ویسے ان کو, ذہن قریشی صاحب کو. فوراً سے ویڈیو پیغامات جاری کر دیے کہ جی میرے خلاف پروپیگنڈا ہو رہا ہے. کیسے ہو رہا ہے؟ نہ کسی سے آپ رابطے میں تھے, نہ آپ نے کسی کو کچھ بتایا. آپ کی مرضی ہے, آپ کرپشن کریں, آپ اپنے ضمیر بیچیں, تو آپ سے سوال نہیں ہوگا. کیوں نہیں ہوگا؟ آپ نے عمران خان صاحب کے نام پہ ووٹ لیے ہیں تو جواب بھی آپ کو دینا پڑے گا. دوسرا نام جو ہے وہ ہے مبارک زیب صاحب کا, جو کہ جو ان کے بھائی تھے ریحان زیب, شہید ریحان زیب کے بھائی تھے. شہید ریحان زیب ساری زندگی اس نے عمران خان صاحب کا ساتھ دیا ہے. ساری زندگی اس نے وفاداری دکھائی کہ واقعی پختون میں بھی جو پختون قوم ہے وہ بھی وفادار ہے. لیکن ظاہر سی بات ہے یہ ضروری نہیں ہوتا. پھر میں وہی بات کر رہا ہوں کہ ضمیر فروشی کے لیے پھر نسب یا نسل کی ضرورت نہیں پڑتی. وہ بندے کے خود کے اندر کا جو ضمیر ہے نا, اس کو پھر مارنا پڑتا ہے. اور مبارک زیب نے اور زین قریشی نے اپنے ضمیر کو مارا ہے. یہ دونوں ضمیر فروش ہیں, دونوں. اور ان کو شرم آنی چاہیے. میں پی ٹی آئی سے مطالبہ کرتا ہوں, جو ہماری لیڈرشپ ہے, کہ ان سے سوال کریں. نہیں دیتے تو نکال دیں پارٹی سے. ان جیسوں کی ضرورت نہیں ہے پارٹی میں. اور اسی طرح انہی کے برعکس پی ٹی آئی میں ایسے بھی لوگ ہیں جنہوں نے اپنی قربانیاں دی ہیں. اب میں نام لے رہا ہوں مبارک زیب کے مقابلے میں عادل بزوئی کا, کوئٹہ کے ایک ہمارے ایم این اے ہیں, اس کا پلازا گرا دیا گیا. 80 کروڑ روپے کی انہیں آفر کی گئی, لیکن عادل بزوئی صاحب نے یہ کہہ کر انکار کر دیا, میں آپ کو 1 کروڑ دیتا ہوں, آپ چھوڑ دیں, مجھے آفر نہ دیں. یہ ہے, یہ لیول ہے. ایسے بھی لوگ پی ٹی آئی میں موجود ہیں. ایسے لوگوں کو ہم سلام پیش کرتے ہیں, عادل بزوئی جیسے لوگوں کو, اور یہ ان سلام سلوٹ پیش کرتے ہیں ان کی ہمت کو کہ ایسی فسطائیت میں بھی وہ اپنے خان کے ساتھ ڈٹ کے کھڑے ہیں. میں یہاں پر آخر میں ایک شعر پڑھنا چاہوں گا, اس کے بعد میں انشاءاللہ اپنے ولاگ کا اختتام کرتا ہوں. کہ شاہ بکتے ہیں فقیر بکتے ہیں, شاہ بکتے ہیں فقیر بکتے ہیں, کچھ سر عام بکتے ہیں تو کچھ پسے دیوار بکتے ہیں, کچھ سر عام بکتے ہیں تو کچھ پسے دیوار بکتے ہیں. اس ملک میں ضمیر بکتے ہیں. یہاں تہذیب بکتی ہے, یہاں فرمان بکتے ہیں. یہاں تہذیب بکتی ہے, یہاں فرمان بکتے ہیں. ذرا تم دام تو بولو, ذرا تم دام تو بولو, یہاں ایمان بکتے ہیں. ذرا تم دام تو بولو, یہاں ایمان بکتے ہیں. ناظرین انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں. تب تک کے لیے اپنے ہوسٹ محمد احمد کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.